Hello everyone and welcome back to Balaji Online Classes. I am Faizia Kidwai and I am here to illustrate chapter number 5, Economic Development of class 8 Civics. So, as we all know that our country is still a developing country, and that's why our country has adopted a mixed pattern of economy. That is what both public and private sector, they have a role to play in the economic development of our country. What happens after independence? What happened? The government realized कि हमें अपनी इकोनॉमी को improve करना है, and for that we need a proper planning. That's why Planning Commission was set up in 1950, which was headed by our Prime Minister Jawaharlal Nehru. The Planning Commission at the center makes a comprehensive survey of the available and economic resources in the country that determines the short-term and long-term economic objectives to be followed, fixes priorities of development, fixes targets of growth for different sectors of economy, and finally gets the whole scheme accepted by the National Development Council. जो हमारा बेसिकली प्लानिंग कमीशन था, उसका एम ये था कि वो सारे रिसोर्सेज को एक बार एनालाइज करे, ठीक है, सारे गोल्स और एम्स को फिक्स करे, टारगेट्स को फिक्स करे, और उसके बाद जो पूरा प्लान है उसको अप्रूव कराएगा थ्रू नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, और फिर उसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा. देन वी हैव द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज द प्लानिंग स्ट्रैटेजी. नाउ अगर हम कोई भी प्लान हमने बनाया है तो उसकी एक प्रॉपर एक उसकी फंक्शनिंग होगी, उसका इम्प्लीमेंटेशन होगा, एक स्ट्रैटेजी हम अडॉप्ट करेंगे, ठीक है, कि वो कैसे हम उसे प्रॉपरली इम्प्लीमेंट करें. राइट, द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट ऑब्जेक्टिव ऑफ प्लानिंग इज टू इंक्रीज द साइज ऑफ नेशनल इनकम ओवर टाइम बाय इंक्रीजिंग प्रोडक्शन टू द मैक्सिमम एक्सटेंट पॉसिबल. किस तरह से प्रोडक्शन को मैक्सिमम किया जाए जिससे क्या हो, हमारी इनकम लार्ज अमाउंट में जनरेट हो सके. राइट, बेसिकली इट सेट्स द इकोनॉमिक गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स अकॉर्डिंग टू द नीड्स ऑफ द कंट्री. It supervises the utilization of available resources and also regulates the proper distribution of goods produced. As a result, इससे रिजल्ट ये आता है कि जो गवर्नमेंट है वो इनेबल हो पाती है, वो केपेबल हो पाती है अपनी रिसोर्सेज को, अपनी इकोनॉमी को स्ट्रेंथन करने में. Then we have economic development at a glance. This is the next topic of this chapter, and the first one in this is agriculture. Now, agriculture is basically the mainstay of Indian economy. Why? Because 2/3 of our population is involved in agriculture. Imagine कितने नंबर में लोग agriculture इंडिया में करते हैं, right? So, in order to increase the agriculture production, government has provided farmers with better facilities, with better seeds, fertilizers, and with improved machinery. The first 5-year plan that emphasized basically on agricultural production. जो पहला 5-year plan था उसका मेन emphasis था हमारे एग्रीकल्चर के प्रोडक्शन पे, राइट. और उसमें क्या हुआ था, जो मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट है उन्होंने बहुत सारी स्कीम्स भी इंट्रोड्यूस की हैं बेसिकली इस चीज को कैसे इम्प्रूव किया जा सके. सम ऑफ दी स्कीम्स आर रूरल वाटर सप्लाई प्रोग्राम, नेशनल फूड फॉर वर्क प्रोग्राम, watershed development program, and rural sanitization program, and also many more. Then the second is the industry. Now our second 5-year plan basically aimed at the rapid industrialization with particular emphasis on the development of both basic and heavy industries. बेसिकली क्या हुआ कि न्यू रिफॉर्म्स को इंट्रोड्यूस करना था, न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म्स को इंट्रोड्यूस किया था, इसलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी को इंट्रोड्यूस किया इन 1991, जिसका बेसिकली एम था प्राइवेटाइजेशन, लिबरलाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन पे. मतलब जो ऐसे जो न्यू रिफॉर्म्स थे वो बेसिकली एम कर रहे थे कि किस तरह से जो इकोनॉमी है उसको रिकंस्ट्रक्ट करा जाए और उसे ग्लोबल कंपटीशन के लिए प्रिपेयर किया जा सके, मतलब जो मार्केट है वो ग्लोबली कनेक्ट हो सके. देन वी हैव द इंफ्रास्ट्रक्चर. नाउ इंफ्रास्ट्रक्चर इज आल्सो अ की एलिमेंट इन एनी नेशंस डेवलपमेंट, राइट. फैसिलिटीज जैसे कि आपकी ट्रेड हो गई, कम्युनिकेशन है, बैंकिंग, एनर्जी है, दीज ऑल फॉर्म द इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ अ नेशन. देन वी हैव द हाईवेज. इंडिया में बहुत लार्ज नेटवर्क है, ठीक है, रोड्स का, जो बेसिकली 4 टाइप्स के होते हैं. एक आपका नेशनल हाईवे होता है, एक स्टेट हाईवे होता है, एक आपके डिस्ट्रिक्ट रोड्स होते हैं और एक आपके रूरल रोड्स होते हैं, राइट. जो नेशनल हाईवेज होते हैं वो मेजर रोड्स होते हैं जो सारी स्टेट्स को कनेक्ट करते हैं, राइट. और वो किसके अंदर आते हैं, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है सेंट्रल गवर्नमेंट की, राइट. जो हमारा बॉर्डर रोड डेवलपमेंट है दैट वाज सेट अप इन 1960, दैट वाज बेसिकली सेट अप टू स्ट्रेंथन दी defense preparedness and also for the rapid growth and proper road
डिस्ट्रीब्यूशन इन द कंट्री, कि रोड को कैसे प्रॉपर्ली डिस्ट्रीब्यूट किया जाए, कैसे डिफरेंट स्टेट्स को कनेक्ट किया जा सके, ठीक है, और किस तरह से हम, इससे क्या होगा, इससे हमारा ट्रेड एनहांस करेगा और इससे हमारी इकोनॉमी इंक्रीज होगी। देन वी हैव द रेलवेज। Now, Indian Railways has now grown into Asia's largest network and world's fourth largest network of railways. We have the world's fourth largest network of railways. It is also a biggest public undertaking and single largest public unit to give the employment. यहाँ पे सबसे ज्यादा लोग हमारे employed होते हैं. It also provides the main mode of transportation for passengers and also for the goods. जो इंटरनेशनल और हमारे डोमेस्टिक ट्रेड होते हैं वो हमारे रेलवे पे सबसे ज्यादा डिपेंड करते हैं कि हमारे रेलवेज कितने इफेक्टिव हैं, राइट। सब कुछ रेलवे ट्रैक्स ऐसे भी हैं जिनमें ज्यादा ट्रेड होने की वजह से उन पे काफी ट्रैफिक होता है, उन पे काफी प्रेशर होता है। इसीलिए गवर्नमेंट ने क्या किया, हैज डिसाइडेड टू स्पेंड ₹22,000 crore to solve this problem by building freighted corridors in these routes. Then we have the airports. एयरपोर्ट्स क्या होती है, हमारी एयर इंडिया, हमारी इंडियन एयरलाइंस, हमारी और भी प्राइवेट ऑपरेटर्स हैं, जैसे कि वी हैव किंगफिशर, वी हैव जेट एयरफेज एक्सेट्रा। दे बेसिकली प्रोवाइड द एयर सर्विसेज। बस जबकि जो एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया है दैट प्रोवाइड्स द इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटीज। ऑल्सो द इंटरनेशनल Airport Authority of India looks after the development of the 4 major international airports that are in Mumbai, Kolkata, Chennai and Delhi. ठीक है, जो बेसिकली हैंडल करते हैं 40% ऑफ डोमेस्टिक एंड मोस्ट ऑफ द इंटरनेशनल एयर सर्विसेज। Then we have the Directorate General of Civil Aviation, which is responsible for maintenance and development of aerodromes, for civil enclaves and also for aeronautical communication centers. ठीक है। Then we have the ports. जो मेजर पोर्ट्स हैं, जो मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग और ट्रांसपोर्ट में आते हैं, ठीक है, और जो हमारे माइनर पोर्ट्स हैं वो कहाँ आते हैं, वो हमारी कॉन्करेंट लिस्ट में होते हैं, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन की, और वो मैनेज होते हैं थ्रू दी स्टेट गवर्नमेंट, उनको स्टेट गवर्नमेंट मैनेज करती है। Some of the major seaports of India have, that is the Visakhapatnam, the Porbandar, the Mangalore, the Navi Mumbai and the Kandla, and also we have many more. Then we have the power. Now बेसिकली हमारी जो न्यू जनरेशन है, हमारी जो आने वाली जनरेशन है, जो हमारे आने वाला डेवलपमेंट होने वाला है हमारी कमिंग फ्यूचर में, उसके लिए हमें अप्रॉक्स बहुत अमाउंट में, बहुत क्वांटिटी में हमें पावर चाहिए, ठीक है। इसीलिए बहुत ज्यादा अमाउंट में इस चीज में इन्वेस्टमेंट हो रहा है। एग्रीकल्चरल और इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज जो होती है बेसिकली दे रिक्वायर अ लॉट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, राइट। तो इसलिए अगर इलेक्ट्रिसिटी वाला सिस्टम, अगर पावर फेलियर हो जाता है तो क्या होगा, तो बहुत ज्यादा ट्रबल कॉज हो जाएगा। नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन NTPC has set up many coal-based power plants in the country. Similarly, the National Hydroelectric Power Corporation has set up plants as various rivers for generating electricity. तो बेसिकली हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करने के लिए बहुत सारे प्रोडक्ट्स हमारे सेटअप हुए, बहुत सारे मेजर प्लांट सेटअप किए गए हैं, ठीक है, जिससे क्या हो सके कि जो हमारी रिक्वायरमेंट है वो हमारी फुलफिल हो सके। ऑल्सो वी हैव सम प्लांट्स लोकेटेड इन उत्तर प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, कर्नाटका, तमिलनाडु एंड गुजरात। देन वी हैव द मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट्स। व्हाई वी कॉल दीज प्रोजेक्ट्स एट मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट्स? ये वो प्रोजेक्ट्स हैं जो कई कामों में यूज होते हैं, जिनसे इनके कई पर्पस फुलफिल होते हैं। That's why these projects are called as multi-purpose projects. Various river valley projects were set up on major rivers to harness hydroelectricity, and that can be used for irrigation also and for other purposes. They generate electricity also, they provide water for irrigation also, they basically check floods and soil erosion and also provide facility for afforestation, navigation, fishing and entertainment. तो बेसिकली जो हमारे मल्टी पर्पस प्रोजेक्ट्स हैं ये हमारे सारे पर्पस को बेसिकली हमारे फुलफिल करते हैं। देन वी हैव द हेल्थ सिस्टम। नाउ इंडिया हैज एन एक्सीलेंट हेल्थ केयर सिस्टम, राइट। इनफैक्ट मॉर्टेलिटी रेट है वो भी हमारा रिसेंट ईयर्स में काफी हमारा इम्प्रूव हुआ है, ठीक है। हमारा वो बेसिकली क्या होता है, इंडिकेशन होता है कि हमारी कंट्री का जो हेल्थ स्ट्रक्चर है वो कैसा है, राइट। तो वो बेसिकली रिड्यूस हुआ है। ऑल्सो जो हमारा डेथ रेट है दैट हैज ऑल्सो बीन डिक्लाइंड फ्रॉम 25 per 1000 पॉपुलेशन इन 1951 to 8 per 1000 इन द ईयर 2002। तो ये एक मेजर डेवलपमेंट है।
जो हेल्थ केयर एक्टिविटीज है वो जैसे जैसे एक्सपैंड हो रही है, ठीक है, उसी तरह से जो बहुत सारी ऐसी डिसीजेस हैं दैट आर कम्युनिकेबल, वो क्या हो रही है, दैट आर गेटिंग कंट्रोल्ड. Then we have the education. It forms the backbone of the social and economic development, right? It is basically the backbone. Then educated people एक asset की तरह होते हैं, ठीक है, इसीलिए एजुकेशन को एक्सपैंड करने के लिए बहुत सारे मेजर्स उठाए जा रहे हैं, राइट? कि हमारे जो इंडिया में है, बेसिकली इंडिया में बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम्स आए हैं जिससे जो एजुकेशन की पोजीशन है, जो उसका लेवल है, वो इम्प्रूव हो सके. One of its directive principles states that free and compulsory education will be provided to the children up to the age of 14 years, right? In 1951 में जो इंडिया का लिटरेसी रेट था, ठीक है, वो सिर्फ 18.33% था. लेकिन जो एफर्ट्स हुए हैं, जो मेजर्स लिए हैं गवर्नमेंट ने, उसके बाद अब जो हमारा लिटरेसी रेट है दैट रोज टू 64% in 2001. Then in 2001 सर्व शिक्षा अभियान was also launched basically to universalize the adult education. एंड इसके साथ पे एक महिला समाख्या प्रोग्राम भी लाया गया था, जो बेसिकली जो विमेन का जो स्टेटस है वो सोसाइटी में कैसे इम्प्रूव किया जाए, उन्हें कैसे एजुकेट किया जाए, राइट? The introduction of 10+2 system has created some degree of uniformity in education. और जो each one और teach one वाली जो एक कैंपेन थी, that also has achieved huge success in many cities. Then we have the housing. Now, in the field of housing, the Housing and Development Corporation has made significant strides for providing houses to every section of the population in both rural and in urban areas. जो डेवलपमेंट अथॉरिटीज हैं वो बेसिकली मेन एजेंसीज होती हैं जो रिस्पॉन्सिबल होती हैं हाउसेस के कंस्ट्रक्शंस को लेकर, उसके मेंटेनेंस को लेकर, बिल्डिंग्स और रोड्स कंस्ट्रक्ट कराने के लिए, ठीक है. जो नेशनल स्लम डेवलपमेंट प्रोग्राम है वो भी हमारा लॉन्च हुआ था 1996 में, बेसिकली कि लोगों को घर दिया जा सके, ठीक है, लोगों को घर प्रोवाइड किया जा सके. सो इस स्टेप में इसके लिए भी गवर्नमेंट ने बहुत सारे मेजर्स लिए हैं, बहुत सारे स्टेप्स प्रोवाइड किए, बेसिकली बहुत सारे स्कीम्स लॉन्च किए बेसिकली टू इम्प्रूव द स्टेटस ऑफ हाउसिंग इन अवर कंट्री. So class, your chapter ends here with this topic. Now please, this chapter is important. Please just read this chapter very properly. You have to learn all the difficult words along with their meanings. Then you can get the notes of this chapter through School Mitra app. Kindly download those PDFs and complete your work. Thank you and have a nice day.